स्वागत है आप सबका एमसीक्यू क्लासेस पर। इस क्लास में हम नागरिकता और मौलिक अधिकार से संबंधित वैसा एमसीक्यू प्रश्न करेंगे जिसका संभावना परीक्षा में आने का अधिक होता है। चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 कह रहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि तक भारत में प्रवेश करने वाले प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 दिसंबर 2014। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 है उसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए, देख लिया जाए। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत क्या कहा गया देख लिया जाए। इसके तहत कहा गया कि तीन देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तीन देश कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए छह समुदाय में कौन कौन सा हो जाएगा? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी। कौन कौन सा हो जाएगा? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी। तो इसमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को क्या किया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। बशर्ते शर्त क्या रखा गया कि वह भारत के अंदर किस तिथि तक शरण ले चुके हो? तो 31 दिसंबर 2014, यानी 31 दिसंबर 2014 तक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए या 6 समुदाय के लोग हैं उन्हें क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। इस संबंध में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा? तो भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहे? तो अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के तहत ही, जो अनुच्छेद 32 के बारे में है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद। और प्रश्न इससे संबंधित आता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट रीट जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। रीट के मामला में और एक तरह से प्रश्न आ सकता है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो हाई कोर्ट रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 226। इससे संबंधित और भी एक प्रश्न आ सकता है कि जैसे रीट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास अधिक अधिकार है या फिर हाई कोर्ट के पास व्यापक अधिकार है? तो इससे संबंधित हो जाएगा कि हाई कोर्ट के पास, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हाई कोर्ट के पास अधिक अधिकार है रीट जारी करने के मामला में सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वह अनुच्छेद 32 के तहत जो मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। जबकि हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य वैधानिक अधिकार भी यदि प्रभावित होता है तो उससे संबंधित भी रीट जारी कर सकता है। इसीलिए हाई कोर्ट के पास व्यापक अधिक शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से रीट जारी करने के मामले में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की प्रेरणा, यानी कि मौलिक अधिकार का प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रेरणा लिया गया। तो देख लिया जाए कि अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? तो न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से ही लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से भी लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यह भी कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से ही लिया गया। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रिटेन के संविधान से। तो देख लिया जाए ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो जैसे संसदीय शासन प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली है वह कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जैसे विधि का शासन,
विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संसद से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और एक इससे संबंधित महत्वपूर्ण आ जाता है जैसे एकल नागरिकता। भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। ऑप्शन नंबर सी में आयरलैंड है, तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया उसमें, उससे संबंधित देख लिया जाए। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से था? अमेरिकी संविधान से। तो इसी से, राष्ट्रपति से ही संबंधित एक और प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। कनाडा के संविधान से देख लिया जाए क्या लिया गया। जैसे अपशिष्ट शक्ति, अपशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया? कनाडाई जो संविधान है वहां से लिया गया। और राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया? तो किन 3 पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और कितने समुदाय को शामिल किया गया? तो इसमें 6 समुदाय को शामिल किया गया। जिसमें से कौन कौन से समुदाय हो जाएंगे? 6 समुदाय को जो शामिल किया गया उसमें से कौन कौन से समुदाय हो जाएंगे? हिंदू हो जाएंगे, बौद्ध हो जाएंगे, सिख हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, उसके बाद कौन हो जाएंगे? ईसाई हो जाएंगे और पारसी हो जाएंगे। इसके बारे में उल्लेख है। और कट ऑफ डेट कब निर्धारित किया गया था? तो कितना तारीख तक यदि व्यक्ति भारत में शरण ले लिया है तो वह अवैध नहीं माना जाएगा। तो इससे संबंधित डेट कितना निर्धारित किया गया था? 31 दिसंबर 2014। चलते हैं सीधे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी को प्राप्त नहीं है? तो केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है उसमें देख लिया जाए। तो केवल भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो याद करिएगा आप लोग कौन कौन सा है? 15, 16, 19, 29 और 30। केवल भारतीयों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया है किस किस अनुच्छेद में? तो 15, 16, 19, 29, 30। याद कर लीजिएगा आप लोग 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। तो देख लिया जाए 15 में क्या है। तो 15 में क्या है कि जाति, धर्म, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो भेदभाव से निषेध देता है। भेदभाव नहीं होगा किस चीज के आधार पर? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 16 में उल्लेख है अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या उल्लेख है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्र 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी वगैरह भी शामिल है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है। 29 क्या है? 29-30 जो है अनुच्छेद वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। यह भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो विधि के समक्ष समानता कहां से, पहले देख लेते हैं कि विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया था? तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के, तो विधि के समक्ष समानता कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। और विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया था? विधियों का समान संरक्षण कहां से? अमेरिकी संविधान से लिया गया था। तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधियों का समान संरक्षण किस देश से? अमेरिकी देश से लिया गया था। तो 6 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के फैसले के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो पहले देख लेते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या फैसला दिया गया था। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य फैसला कब आया था? 1967 में जो फैसला आया था उसमें क्या क्या दिया गया, क्या क्या प्रावधान किया गया था देख लिया जाए। जैसे जो फैसला आया उसमें कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या फैसला दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद जो फंडामेंटल राइट है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसके बाद फिर देखिए क्या हुआ कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को फैसला दे दिया कि संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन किसी प्रकार का नहीं कर सकती है। तो इस फैसला को निष्प्रभावी करने के लिए, इस फैसला को निष्प्रभावी करने के लिए इंदिरा गांधी ने, इस फैसला को निष्प्रभावी करने के लिए इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आई। यह फैसला को निष्प्रभावी करने के लिए इंदिरा गांधी ने कौन सा अधिनियम? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आई तथा संविधान में अनुच्छेद 1 13 का 4 जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है? 13 के 4 में देख लिया जाए। 13 के 4 में कहा गया कि 368 के अंतर्गत, जो संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है, 368 के अंतर्गत होने वाले संविधान संशोधन विधेयक की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। यानी कि 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होगा उसका न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। यह 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 24वां संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात का उल्लेख किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या कौन सा है? 8 है। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है देख लिया जाए कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था तथा किस अनुच्छेद में शामिल था? 3(1) के F में शामिल था। 19(1) के F में शामिल था संपत्ति का अधिकार। इसे 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह संपत्ति के अधिकार को, जो 19(1) का F था, इससे खत्म करके संपत्ति के अधिकार को एक क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया तथा इसे संविधान में अनुच्छेद 300A के तहत जोड़ दिया गया। यानी कि 19(1) F खत्म करके अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 300 का A, जिसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार की सूची से हट गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन कौन सा शामिल नहीं है। तो राज्य की परिभाषा में देख लिया जाए, जो अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में किस चीज का परिभाषा दिया गया? राज्य का परिभाषा दिया गया है, जिसमें कौन कौन सा शामिल है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। जैसे राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है? तो राज्य के अंतर्गत विधायिका शामिल है। विधायिका को राज्य के परिभाषा में रखा गया है। विधायिका में कौन कौन सा हो जाएगा? संघ का भी विधायिका हो जाएगा और राज्य का भी विधायिका हो जाएगा। अनुच्छेद 12 में राज्य के परिभाषा में कार्यपालिका को भी शामिल किया गया है। तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की कार्यपालिका हो जाएगी। उसके बाद स्थानीय निकाय को भी शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज और नगर निकाय वगैरह आ जाता है। उसके बाद फिर अन्य प्राधिकार भी राज्य के अंतर्गत शामिल है। अन्य प्राधिकार भी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो वह देख लिया जाए अन्य प्राधिकार कौन कौन से हो गए। तो अन्य प्राधिकार वैसे सभी निकाय जो सरकारी कार्यों का निर्वहन करते हैं उसे राज्य माना गया है।
वैसे सभी निकाय जो सरकारी कार्यों का निर्वहन करते हो या सरकार द्वारा नियंत्रित होते हो, जैसे यूजीसी, राष्ट्रीयकृत बैंक, ओएनजीसी, इन सबको भी क्या माना गया है, राज्य के अंतर्गत ही रखा गया है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कौन नहीं होगा, पूर्णतः निजी, जो निजी और गैर सरकारी संस्था है उसे राज्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कह रहा कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, तो ये वाला तो प्रश्न हो गया 44वां संविधान संशोधन 1978। पहले संपत्ति का अधिकार किसमें शामिल था, संपत्ति का अधिकार पहले 19(1) के एफ में शामिल था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत भारतीय संविधान के कौन कौन से 3 अनुच्छेद आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 14, 19 और 21। 14, 19 और 21 स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। तो देख लिया जाए कि 14 में क्या उल्लेख है, अनुच्छेद जो 14 में उल्लेख है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या करता है कि विधि के समक्ष सभी समान है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 के बारे में देख लिया जाए तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में कितना तरह का स्वतंत्रता दी गई है, 6 प्रकार का। जैसे 19 के 1 के ए में क्या कहा गया है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 19(1) का ए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, 19(1) के ए। अनुच्छेद 19(1) के बी में क्या रखा गया है, जैसे शांतिपूर्ण सम्मेलन करना, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 19(1) के बी में रखा गया है। 19(1) के सी में किसको रखा गया है, संगठन, संघ या संगठन बनाने का अधिकार, संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है, 19(1) के सी में रखा गया है। डी में क्या रखा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार रखा गया है। ई में क्या रखा गया है कि भारत के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया, 19(1) के ई में। एफ जो था, एफ को 44वां संविधान संशोधन के तहत एफ को खत्म करके 300(a) में जोड़ दिया गया, तो एफ खत्म हो गया है। फिर कौन एक बचा है, जी बचा हुआ है। जी क्या है, व्यापार की स्वतंत्रता देता है, व्यापार की स्वतंत्रता देता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ए में विचार की स्वतंत्रता, बी में शांतिपूर्ण सम्मेलन, सी में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी में घूमने का, कहीं भी देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार देता है, ई में निवास करने का, और जी में क्या देता है, व्यापार करने का स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 देख लिया जाए, 21 के तहत क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, भारत में वोट देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है, तो भारत में वोट देने का अधिकार किस तरह का अधिकार है, इसका ऑप्शन नंबर मौलिक अधिकार तो नहीं होगा, संवैधानिक अधिकार भी नहीं होगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ना ही संवैधानिक और ना ही मौलिक अधिकार। यह किस तरह का अधिकार है, कानूनी और वैधानिक अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वोट देने से संबंधित ही एक 61वां संविधान संशोधन आया था। 61वां संविधान संशोधन में क्या उल्लेख किया गया था, 61वां संविधान संशोधन में उल्लेख किया गया था जो पहले 21 वर्ष वोट देने का आयु था, उसे घटाकर कितना किया गया, घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संशोधन के तहत, 61वां संविधान संशोधन के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र ऐसी रीट है जो सरकारी और निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो सरकारी के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध कौन सा एकमात्र रीट जारी किया जा सकता है, तो वह रीट कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कब जारी किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हुए 24 घंटा से अधिक हो गया तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है अदालत में पेश करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि अनुच्छेद 20(2) में वर्णित दोहरे जोखिम से संरक्षण
का सही अर्थ क्या है? तो अनुच्छेद 20 का जो 2 है वह कहता है कि किसी एक अपराध के लिए 2 बार ना ही केस चलाया जा सकता है, ना ही 2 बार उसे सजा दिया जा सकता है। तो इसका 14 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो ये वाला 20 के 3 हो जाएगा। ये खुद के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण कौन सा देता है? अनुच्छेद 20 के 3। किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, नहीं दंडित किया जा सकता है। यह 20 का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर 20। और 20 के 1 में क्या उल्लेखित है वह देख लिया जाए। 20 के 1 में उल्लेखित है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण से संबंधित 20 का 1 है, जिसके अपराध के समय जो विधि था उसी विधि के अधीन उसे सजा दिया जाएगा। ये वाला 20 के 1 हो जाएगा, 1 से संबंधित है कि किसी व्यक्ति को अपराध करते समय लागू कानून के बिना सजा नहीं दी जा सकती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, जबकि विधि की सम्यक प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देख लिया जाए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से लिया गया। और विधि का सम्यक प्रक्रिया कहाँ से लिया गया वह देख लिया जाए। विधि का सम्यक जो प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया। तो जापान अमेरिका देख लिया जाए किसमें है? अमेरिका तो है, ब्रिटिश है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। ब्रिटिश संविधान और अमेरिकी संविधान यह भी नहीं होगा। कनाडाई संविधान और फ्रांसीसी संविधान यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जापान और यूएस से, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि किस प्रसिद्ध मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए इसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया था। अनुच्छेद 21 का जो अनुच्छेद 21 है वह किस केस में अनुच्छेद 21 के बारे में व्यापक सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक व्याख्या किया? तो वह केस हो जाएगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था देख लिया जाए कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था कि जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेशी यात्रा का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। इसमें फैसला में क्या दिया कि विदेशी यात्रा का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। और इससे संबंधित एक फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता है उसका मतलब केवल कानून बना देना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया न्याय संगत और निष्पक्ष भी होना चाहिए। कानून बना देना मात्र नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए? प्रक्रिया न्याय संगत और निष्पक्ष भी होना चाहिए। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जोड़ा गया कि संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया? तो कितने प्रकार का उल्लेख किया गया नागरिकता लेने का नागरिकता अधिनियम 1955 में? तो 5 तरह से। पांचों प्रकार कौन कौन सा है? पहला जन्म, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता लिया जा सकता है, चौथा देशीकरण द्वारा, और पांचवा कौन कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र के समामेलन द्वारा, यानी कि कोई क्षेत्र यदि अपने देश में शामिल हो गया तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भी नागरिकता दी जाएगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कह रहा कि रीट अधिकारिता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों की तुलना में संबंधित कथन दिया गया है, उसके बारे में देखना है। कथन 1 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में रीट जारी कर सकता है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है केवल और केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रीट जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत।
दूसरा देख लिया जाए कथन क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विषय पर भी रिट जारी कर सकता है। यह भी बिल्कुल भी सही है। जो हाई कोर्ट है वह मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। यह भी सही हो जाएगा। देख लिया जाए कथन 3, रीट अधिकारिता मामले में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति उच्च न्यायालय से अधिक है, तो यह कथन गलती हो जाएगा। अधिक किसे है किसे अधिक शक्ति है, तो उच्च न्यायालय को अधिक शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय से, तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, प्राकृतिक न्याय के नियम, प्राकृतिक न्याय का नियम किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी को भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए और दूसरे के पक्ष को भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अपने मामले में यदि कोई न्यायाधीश हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वह अपने पक्ष में ही फैसला देगा। तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार 3 को सिद्धांत दिया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत 3 सिद्धांत दिया गया है। पहला क्या कहा गया कि सुनवाई के अवसर का समानता होना चाहिए। सुनवाई के अवसर का समानता होना चाहिए, मतलब कि दोनों पक्ष को समान अवसर देना चाहिए सुनवाई के लिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा नियम क्या है, निष्पक्ष निर्णय होना चाहिए। जो निर्णय है वह निष्पक्ष होना चाहिए। और इसी से संबंधित ऑप्शन भी था कि अपने मामले में यदि कोई व्यक्ति खुद न्यायाधीश होता है तो वह निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, अपने विरुद्ध फैसला देने में उसे कठिनाई होगी। निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि अपील का भी अधिकार होना चाहिए, अपील का भी अधिकार उसे होना चाहिए। तो इसका 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? जो प्रतिषेध रीट है और उत्प्रेषण रीट है उसके अंतर्गत कह रहे हैं अंतर क्या है? तो ऑप्शन 1 देख लिया जाए कि प्रतिषेध केवल निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी होता है, जबकि उत्प्रेषण केवल सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ जारी होता है। तो यह वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी की तरफ देख लिया जाए, प्रतिषेध तब जारी होता है जब मामला निचली अदालत में अभी भी लंबित हो, जबकि उत्प्रेषण निर्णय दिए जाने के बाद आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि न्यायिक हिरासत का क्या तात्पर्य है? तो न्यायिक हिरासत का क्या तात्पर्य है? जब आरोपी पुलिस स्टेशन में लॉक हो, तो पुलिस स्टेशन में लॉक हो तो उसे पुलिस हिरासत कहते हैं, न्यायिक हिरासत नहीं कहते हैं। दूसरा देख लिया जाए, जब आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि जेल में रखा गया है। यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। न्यायिक हिरासत हो जाएगा कि जब आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, जो 1984 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस लक्षण को बुनियादी ढांचा घोषित किया? तो बुनियादी ढांचा के संबंध में प्रथम बार जानकारी केशवानंद भारती, जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें बुनियादी ढांचा के बारे में प्रथम बार उल्लेख किया गया था। इन प्रश्न कह रहा है कि मुंबई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान किस लक्षण का बुनियादी ढांचा, यानी कि 1994 में जो फैसला दिया था उसे बुनियादी ढांचा में किस चीज को शामिल किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता को बुनियादी ढांचा के रूप में मान्यता दिया था इस केस में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितनी मूल स्वतंत्रताएं प्राप्त है? तो कितना है, 6 प्रकार की मूल स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। पहले 7 तरह का था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनन अधिकार बनाया गया, जिसके बाद कितना बच गया, 6 को वर्तमान में बचा हुआ है। 19(1) में क्या बोला जाता है, मूल स्वतंत्रताएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25, सूचना का अधिकार
और प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो सूचना का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता को मूलतः अभिव्यक्ति और विचार से संबंधित रखा गया है। तो अभिव्यक्ति और विचार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 19(1) का ए है। तो इसे इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) के बी में क्या रखा गया है, यह देख लिया जाए। 19(1) के बी में क्या कहा गया है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शामिल किया जाता है? तो कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कौन से अधिकार को शामिल किया गया था? तो 26 का कौन सा हो जाएगा? जैसे देख लिया जाए निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के तहत ही रखा गया है। स्वच्छ पेयजल और भोजन का अधिकार, उसे भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही रखा गया है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 21 में ही रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न के। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परमादेश रीट का शाब्दिक अनुवाद क्या है और यह किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो परमादेश जो है, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, इसमें कौन सा शामिल है? ऑप्शन नंबर बी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि हम आदेश देते हैं क्या कि अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन न करने वाले सार्वजनिक निकाय या अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो 27 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता की अवधारणा के जनक किसे माना जाता है? तो विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एबी डाइसी को। एबी डाइसी को विधि के समक्ष समानता की अवधारणा का जनक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29, अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण का क्या अर्थ है? तो अनुच्छेद 20 के 1 में क्या उल्लेख है कि 20(1) में उल्लेख है कि उस कृत के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते जो कृत करते समय वह कानूनन अपराध नहीं था। यानी कि अपराध करते समय जो कानूनन अपराध नहीं था उसे नहीं शामिल कर सकते हैं। उसे क्या है कि उस कृत के लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो देख लिया जाए कौन कौन सा हो जाएगा इसका। किसी व्यक्ति को उस कृत के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो कृत करते समय कानूनन अपराध नहीं था। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और भी देख लिया जाए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता। यह 20 के 2 में उल्लेखित है। आरोपी को अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? 20(3) में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 22 में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 के तहत क्या क्या अधिकार है वह देख लिया जाए। अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के तहत वकील से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने के बाद वकील से सलाह लेने और वकील चुनने का अधिकार है। और 22 के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत और कौन कौन सा अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी भी करना है। यदि पेशी नहीं करता है तो उसके खिलाफ कौन सा रीट जारी होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किन 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया गया है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? बौद्ध,
हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मुस्लिम को तो शामिल किया गया नहीं है, यहूदी को भी शामिल नहीं किया गया है, इसमें भी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 6 धार्मिक समुदाय के अल्पसंख्यकों को साथ साथ 3 देश से आए हुए, 3 देश से आए हुए, कौन कौन देश हो जाएगा? एगो पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा और अफगानिस्तान हो जाएगा। ये 3 देश के आए हुए शरणार्थी को ही, जो कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण ले चुके हों, उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती है? तो अनुच्छेद 15 हमें कि 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भी राज्य भेदभाव नहीं कर सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन मिलता है? तो नागरिकता का वर्णन 5 से 11 और भाग कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाग 3 का जो अनुच्छेद 12 से 35 है, इसमें क्या बोला जाता है, मौलिक अधिकार से संबंधित जो भाग है, भाग 3 है, और भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि अनुच्छेद 18 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार की उपाधियों को समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया, बशर्ते शर्त रखा गया है कि सैन्य और शैक्षणिक योग्यता संबंधित जो उपाधि है उसका अंत नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 34 का। चलते हैं 35 की तरफ कि अनुच्छेद 23 में किस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद 23 जो है उसमें मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, मानव के साथ दुर्व्यवहार, बेगारी के साथ साथ जो जबरन श्रम होता है, इससे संरक्षण कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 23। तो इसका उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा? मानव तस्करी और जबरन श्रम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के बारे में देख लिया जाए कि अनुच्छेद 24 में क्या उल्लेख है। अनुच्छेद 24 में जो बाल श्रम है, बाल श्रम रोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24 है। बाल श्रम में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाना में काम नहीं कराया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36 9 आ गया, ठीक है, देख लिया जाए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार कौन में है? अनुच्छेद 29 30 में है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 37 की तरफ। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि अनुच्छेद 20(3) के अनुसार आत्म अभिशंसन से संरक्षण का क्या अर्थ है? तो अनुच्छेद 20 के 3 में खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है, इस बात का उल्लेख है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? किसी भी अपराध के लिए आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाही बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के संदर्भ में क्या शक्ति दी गई है? तो संसद को सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के संदर्भ में क्या शक्ति दिया गया है? उनको वेतन बढ़ाने का शक्ति, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित या संशोधित करने का शक्ति, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में मुख्य विषय क्या था? तो 16 में क्या कहा गया है? अवसर का समानता। तो सार्वजनिक रोजगार मामलों में अवसर की समानता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के मुस्लिम बहुसंख्यकों को शामिल नहीं करने का मुख्य कारण क्या था?
यानी कि 3 जो देश से 6 समुदाय के अल्पसंख्यक भारत शरण लिए थे, उससे संबंधित नागरिकता देने के संबंध में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था, उसमें मुस्लिम को शामिल नहीं करने के पीछे कारण क्या था देख लिया जाए। क्योंकि उन 3 देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक और वे धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक नहीं थे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। 42 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के निम्नलिखित में कौन कौन सा अधिकार शामिल किया गया। तो जीवन के अधिकार में कौन कौन से अधिकार को शामिल किया गया है यह देख लिया जाए। केवल जीवित रहने का अधिकार, तो केवल सिर्फ जीवित रहने का अधिकार ही थोड़ी ना शामिल होगा जीवन के अधिकार में, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में देख लिया जाए मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आजीविका और निजता का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो 1(b) में नागरिकों को कौन सा स्वतंत्रता प्राप्त किया गया है, तो संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो 45 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, 19(1) के ए में पहले देख लिया जाए कहाँ कहाँ। 19(1) के ए में 19(1) के ए में अभिव्यक्ति और विचार रखने का स्वतंत्रता है। 19(1) के बी में शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। सी में 19(1) के सी में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी में भारत के संपूर्ण क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है। ई में क्या है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। जो एफ था 19(1) के एफ जो था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाकर 300 के ए में जोड़ा गया, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनन अधिकार बनाया गया। और जी में देख लिया जाए क्या है, जी में क्या है, कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करती है 19(1) के भी, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति कौन सा हो जाएगा 19(1) के ए। भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, तो किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता 19(1) के ई में उल्लेखित है। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19(1) के सी में उल्लेखित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा कि संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद के तहत सीधे कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर होता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट में रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी होता है, अनुच्छेद 226। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 के तहत। अनुच्छेद 19(1) के ई के अंतर्गत नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है। तो ई में कौन सा अधिकार दिया गया है देख लिया जाए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के किसी भाग में निवास या बसने का अधिकार 19(1) के ई में रखा गया है। संघ या संगठन बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, 19(1) के सी में रखा गया है। भारत के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने का अधिकार, तो निर्बाध घूमने का अधिकार कौन में रखा गया है, 19(1) के डी में। और व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार कौन में, 19(1) के जी में रखा गया है।